नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आरजेडी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। अगले 10 फरवरी को पटना में होने वाली आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को आरजेडी का अगला अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। प्रचार कर रहा था पहले तो बोल रहा नहीं लालू मानेगा नहीं, लालू प्रसाद यादव ने जिस आरजेडी का गठन 5 जुलाई 1997 को किया था, उस आरजेडी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है। वो कोई और नहीं बल्कि लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव होंगे। आरजेडी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। अगले 10 फरवरी को पटना में होने वाली आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें बिहार समेत 25 राज्यों से आरजेडी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से देखें हैं कि 2020 के चुनाव में सफलता मिला है, नए लोगों को काफ़ी ऊर्जा मिलता है तेजस्वी जी से। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अभी, उनका जो भी आदेश होगा वो हम लोग पालन करेंगे। बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद यादव खुद करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव को आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का कहना है कि तेजस्वी यादव पहले ही लालू जी के राजनीतिक वारिस घोषित हो चुके हैं, बाकी तो औपचारिकता है। इसमें माने तो ऑलरेडी है, तेजस्वी जो है लालू यादव के उत्तराधिकारी के रूप में पहले से ही मान्य है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। इसलिए वो तो जो सवाल है उसका जवाब तो पहले ही हो चुका है, कोई सवाल बनता नहीं है। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है। तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो इसमें नया क्या होगा। आरजेडी उनकी पार्टी है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए या अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, इसमें जदयू और भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लेना देना। हम स्वागत करते हैं, बना दें तो अच्छी बात। कि राजद का अंतिम दिन उसी दिन से शुरुआत हो जाएगा जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव आएंगे। जो समला है, अभी तक रुका हुआ है, वो लालू प्रसाद यादव जी के दिन है, क्योंकि वो बड़े नेता है। लेकिन तेजस्वी क्या ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, राष्ट्रीय नेता बनेंगे और क्या। 29 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव सांसद बने थे। अब 32 साल की उम्र में तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान संभालने जा रहे हैं। तेजस्वी के खाते में 2020 विधानसभा चुनाव का शानदार प्रदर्शन है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार भी शामिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी का प्रदर्शन ही तेजस्वी और आरजेडी का भविष्य तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1990 में बिहार में बीजेपी के सहयोग से जनता दल की सरकार बनी। 10 मार्च 1990 को लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। 23 सितंबर 1990 को लालू ने एलके आडवाणी की यात्रा रोकी। बीजेपी ने केंद्र और बिहार सरकार से समर्थन वापस लिया, लेकिन लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। 1995 के चुनाव में जनता दल को जीत मिली और लालू फिर से बिहार के सीएम बने। 1997 में चारा घोटाले में लालू प्रसाद का नाम आया। लालू जनता दल की कमान अपने पास रखना चाहते थे। जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने अलग पार्टी बना ली, जिसको नाम दिया गया राष्ट्रीय जनता दल। 5 जुलाई 1997 को दिल्ली में आरजेडी का गठन हुआ। गठन के साथ ही लालू प्रसाद पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। लालू ने पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। 2000 में फिर लालू का जादू चला और आरजेडी ने 324 में से 124 सीटों पर जीत हासिल की। राबड़ी देवी दोबारा बिहार की मुख्यमंत्री बनी। राबड़ी देवी 5 साल तक मुख्यमंत्री बनी रही, लेकिन 2005 में नीतीश कुमार ने लालू परिवार से सीएम की कुर्सी छीन ली और नीतीश कुमार बने बिहार के अगले मुख्यमंत्री। वर्तमान में लालू प्रसाद चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे हैं। चूंकि लालू प्रसाद की सेहत बहुत ठीक नहीं है, इसलिए लालू समय रहते अपना राजनीतिक वारिस
घोषित कर देना चाहते हैं। वैसे तो तेजस्वी को आरजेडी के लोग पहले से ही अपना नेता मान चुके हैं। 10 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर औपचारिकता पूरी कर ली जाएगी। आरजेडी के गठन से लेकर अब तक का इतिहास ये बताता है कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी लालू परिवार में ही रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बिहार के कई जिलों के किसान खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं। एक बोरी खाद के लिए किसान सुबह 3 बजे से लाइन में लग जाते हैं, फिर भी खाद मिलने की कोई गारंटी यहां पर नहीं दिखती। खाद न मिलने से नाराज किसानों ने कई जगहों पर नारेबाजी की है। इस भीड़ को देखिए, ये लोग ना तो किसी रैली में हिस्सा लेने आए हैं और ना यहाँ कोई मेला लगा है। ये भीड़ उन किसानों की है जो महज एक बोरी खाद के लिए सुबह से लाइन में खड़े हैं, लेकिन खाद ही मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तस्वीरें छपरा के मरहोड़ा की है। किसान किस तरह अपने जद्दोजहद कर रहा है यूरिया खाद के लिए। अब छपरा की ही एक और तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर तरैया की है। लाइन में दिख रहे ये लोग कड़कड़ाती ठंड के बावजूद सुबह 3 बजे से खाद वितरण केंद्र के बाहर खड़े हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि खाद मिल ही जाए। खाद लेने के लिए 3 बजे से खड़े हैं, तो क्या हुआ? लेकिन अभी तक नहीं मिला। कितना खाद देते हैं? 1 बोरा कम से कम चाहिए, मतलब अभी तो मिल जाता तो काम हो जाता। कितने बजे लाइन में खड़े हैं? आए कितने बजे लाइन में खड़े हैं? 3 बजे से खड़े हैं। 3 बजे सुबह से जी। गोपालगंज में तो जैसे यूरिया के लिए हाहाकार ही मचा हुआ है। यूरिया के लिए 3 दिनों तक लाइन में लगने के बाद भी जब खाद नहीं मिला तो किसानों के सब्र का बांध टूट गया और वे कृषि पदाधिकारी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसानों का आरोप है कि बिस्कोमान के कर्मचारी खाद ब्लैक करते हैं। रोज से आ रहे हैं यहाँ पे यूरिया खाद के लिए बिस्कोमान भवन के पास, और स्टाफ जो है यहाँ पे आते हैं वो ब्लैक में ऐसे करके पीछे से आते हैं। वो लोग आदमी अपना सेटिंग करके लाते हैं, 10 आदमी के दे करके, बाकी आदमी को हम लोग यहीं पर लाइन में खड़े थे। हम लोग का खेत बर्बाद हो रहा है इतना दिन से, अभी तक कोई यहाँ पे आता है हम लोग कोई सुनता नहीं है यहाँ पे आके। वहीं कृषि पदाधिकारी का कहना है कि यूरिया की कोई किल्लत नहीं है, लेट से रैक आने के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। ऐसे में किसानों को धैर्य रखने की जरूरत है। फरवरी तक हमको 16,000 लगभग 16,000 मीट्रिक टन यूरिया की आवश्यकता थी और सरकार द्वारा लगभग 13,000 मीट्रिक टन उपलब्ध कराया गया, जो कि डिमांड का 76% के आसपास पहुंचता है। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव और जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा का कहना है कि वो खाद की किल्लत का मुद्दा लोकसभा में उठाएंगे। निश्चित तौर पर आज ही मैं कोशिश करूंगा कि माननीय मंत्री से पुनः उनका ध्यान आकृष्ट कराएं, ताकि तत्काल कार्रवाई करके वहां किसानों को जो दिक्कत हो रही है खाद का किल्लत, उसे न सिर्फ पटना का बल्कि पूरे बिहार में एक किल्लत है उसको दूर करने का काम करेगी सरकार। फसल बर्बाद हो रहा है, किसान रोड पे हैं, किसान त्राही कर रहे हैं। किसानों का रोज संवाद आ रहा है, रोज सभी तरफ से फोन आ रहा है कि हम लोगों को यूरिया का सुविधा कराइए, और यूरिया का जो कोटा है वो पूरा नहीं मिल पाने से आज किसान त्रस्त है, परेशान है। इसलिए किसानों की यह बड़ी समस्या है। हम कोशिश करेंगे कि सदन के माध्यम से भी और माननीय मंत्री जी से भी मिलकर इस बात को गंभीरता से रखें, ताकि किसानों की समस्या का निदान हो सके। सोचिए जरा, जहां एक बोरी खाद के लिए किसानों को 3-3 दिन तक लाइन में लगना पड़ता हो, वहां की खेती कैसी होगी और किसान कितने समृद्ध होंगे। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार में 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक रबी फसल की बुआई होती है, यानी गेहूं, दलहन, तिलहन की बुआई यहां पर की जाती है। गेहूं की बुआई के समय डीएपी खाद डाला जाता है। जब गेहूं की बुआई हो रही थी तब राज्य में डीएपी की किल्लत थी।
डीएपी के लिए किसानों को संघर्ष करना पड़ा था। गेहूं की फसल जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो खेत में यूरिया डाला जाता है। अभी किसानों को यूरिया की बेहद अधिक जरूरत है तो यूरिया की कमी पैदा हो गई है। यूरिया के लिए किसानों को 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। किसानों की परेशानी की 2 मुख्य वजह हैं। पहली, खाद की कालाबाजारी और दूसरी, खाद की आपूर्ति का कम होना। खुद राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह इस बात को मानते हैं। मंत्री के अनुसार बिहार में अभी तक 87% ही खाद की आपूर्ति हुई है। सरकार कमी को पूरा करना चाहती है, लेकिन यहां पर उनकी कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। बिचौली और विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। उम्मीद है कि केंद्र से जल्दी जरूरी खाद की आपूर्ति हो जाएगी और किसानों के खेत तक खाद पहुंच जाएगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। पटना के गायघाट रिमांड होम की पीड़ित का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मची है। पटना हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और जुवेनाइल बोर्ड की जांच के बाद भेजी गई रिपोर्ट की अनुशंसा को तुरंत लागू करने को कहा है। जुवेनाइल बोर्ड ने फरवरी 2021 में रिमांड होम की जांच की थी और कई अनियमितता पाई थी। इसके बाद अपनी रिपोर्ट में सुधार की अनुशंसा की थी, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पटना महिला रिमांड होम की एक युवती जब रिमांड होम से बाहर आई और उसने जो सनसनीखेज आरोप लगाए हैं रिमांड होम की अधीक्षिका और वहां की व्यवस्था पर, उसके बाद प्रशासनिक महकमे में भूचाल आ गया है। इस पूरे मामले में पटना हाईकोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है और जो जुवेनाइल बोर्ड है उसकी जो अनुशंसा है उसको लागू करने का निर्देश पटना हाईकोर्ट द्वारा दिया गया है। जुवेनाइल बोर्ड ने 9 फरवरी को रिपोर्ट दी थी 2021 में, तकरीबन 1 साल होने को आए, और यही वो रिपोर्ट है जो एक्सक्लूसिव कॉपी है वो न्यूज 18 के पास मौजूद है। और इसमें आपको मैं दिखाना चाहूंगा, इसमें 21 बातें जो है कही गई हैं, जुवेनाइल बोर्ड जो है उसकी कमेटी ने कही है, और कई महत्वपूर्ण बातें जो हैं यहाँ पर देखिए 21 नंबर जो पॉइंट है, 21 नंबर 1 से 21 तक कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है एक जो इस रिपोर्ट में वो ये कहा गया है कि होम इज रनिंग बाय द चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये देखिए यहाँ पर साफ तौर पे ये लिखा गया है कि सीपीओ द्वारा ये रनिंग है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर नाउ वर्किंग एज सुपरिटेंडेंट ऑन डेपुटेशन, यानी वो डेपुटेशन पे काम कर रही हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं। यानी इनको कुछ महीनों तक कहीं रखा जाना चाहिए था, लेकिन ये लंबे अरसे से यहाँ पर कार्यरत हैं। ये कमेटी ने अनुशंसा की थी कि इनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो पॉइंट 1 से 21 तक है उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें सबसे पहली बात पॉइंट नंबर 1 पे ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीम जो है ये आइटम है, उसमें देखिए इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय सुपरिटेंडेंट दैट सम ऑफ द सीसीटीवीज आर नॉट वर्किंग, यानी यहाँ पर जो कई सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं उसमें से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा एक जो 3 नंबर पॉइंट है वो भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंट्स ऑफिस वी फाउंड दैट देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ वाउचर्स ऑफ डेली परचेसिंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड अप्रॉक्स कंजप्शन डिटेल्स ऑफ इनमेट्स ऑन बीइंग आस्क्ड द रीजन फॉर नॉट मेंटेनिंग द रिकॉर्ड, यानी जो चीजें खरीद कर आती हैं, जो सब्जियां आती हैं, जो दूसरी चीजें आती हैं, उनका वाउचर अवेलेबल नहीं है और इसका कोई रिकॉर्ड भी जो है वो नहीं रखा जाता है। और ये एक्सक्लूसिव कॉपी न्यूज 18 के पास मौजूद है, जिसमें जो कई खामियां थी रिकॉर्ड जो महिला रिमांड होम की उसको दर्शाया गया था। जुवेनाइल जो बोर्ड है उसने जो इंस्पेक्शन किया था उसके बाद, लेकिन वो आज तक ठंडे बस्ते में रखा गया है। तो आखिरकार इसके लिए कौन जिम्मेवार है? बहरहाल इस पूरे मामले में 7 फरवरी को भी सुनवाई होगी और देखना होगा समाज कल्याण विभाग का इस पूरे मामले में अब किस तरह का रिस्पॉन्स सामने आता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब इस खबर के मायने को समझते हैं। देखिए, पटना के गायघाट में एक रिमांड होम है। रिमांड होम की एक युवती रिमांड होम से भाग गई। युवती ने वीडियो के जरिए यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवती ने रिमांड होम की अधीक्षिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नशे का इंजेक्शन देने और प्रताड़ित करने का यहां पर आरोप लगाया गया है। जो लड़की इसमें साथ नहीं देती उसे प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि समाज कल्याण विभाग ने आरोपों को नकारा है। पटना के एसएसपी ने भी जांच के बाद आरोपों को गलत बताया है, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान में लिया है।
कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग को जांच के लिए कहा है और अब तक हुई कार्रवाई की रिपोर्ट की मांग की है। दरअसल कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। जुवेनाइल बोर्ड ने फरवरी 2021 में ही रिमांड होम में जांच की थी और इस जांच में कई अनियमितता पाई गई थी। जुवेनाइल बोर्ड ने 21 पॉइंट की अपनी इस रिपोर्ट में वहां पर सुधार की अनुशंसा की थी, लेकिन समाज कल्याण विभाग ने इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। झारखंड में लोहार समाज के लोगों ने अनुसूचित जनजाति में खुद को शामिल करने की मांग को लेकर एक बार फिर से अपनी आवाज बुलंद कर दी है, क्योंकि जिस झारखंड में जिस लोहारा जाति को आरक्षण का लाभ मिल रहा है उसका प्रदेश में वजूद ही नहीं है। देखिए लोहारा और लोहरा के बीच जाति का ये खेल। झारखंड में लोहार समाज के लोग अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के लिए अब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल लोहार जाति को केंद्र सरकार के नियमानुसार झारखंड में ओबीसी कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन झारखंड में अनुसूचित जनजाति की जो सूची है उसमें लोहारा और लोहरा जाति को शामिल किया गया है। आरटीआई की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में लोहारा जाति का कोई वजूद ही नहीं है और न ही इस जाति को कोई प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जबकि लोहरा जाति को एसटी सूची में शामिल कर आरक्षण दिया जा रहा है। इसी को आधार बनाकर लोहार जाति के लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। लोहार जाति के लोगों ने गुहार लगाई है कि सरकार आखिर आरक्षण किसे दे रही है। मतलब साफ है कि पूरा पेच लोहार, लोहारा और लोहरा शब्द के बीच फंसा है। लोहे को पीट पीट कर एक नई शक्ल देने वाला लोहार समाज आरक्षण की श्रेणी में लोहार की शक्ल ढूंढ रहा है, लेकिन उसे वो शब्द नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि झारखंड में जो एसटी यानी अनुसूचित जनजाति की जो लिस्ट है उसमें लोहार शब्द नहीं है। यानी लाभ जो है यहाँ लोहारा जाति को मिल रहा है। जो आरटीआई की एक रिपोर्ट कहती है कि झारखंड में लोहारा नाम की कोई जाति है ही नहीं। हम इसमें मौजूद है रांची के अपर बाजार में, जहाँ हमारे साथ लोहार समाज के कुछ लोग हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जो आप लोग का संविधान में कहा गया कि लोहार समाज को अनुसूचित जनजाति माना जाए, तो क्या आप लोग को झारखंड में इसका लाभ मिल रहा है एसटी का? नहीं, हम लोग का तो यहाँ पर एसटी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे तो आपका बिहार में और बंगाल में पूरा एसटी का लाभ मिल रहा है, लेकिन झारखंड में हम लोग अभी तक कोई एसटी का लाभ नहीं मिला। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।